क्या हाल चाल है? दिवाकर पाठशाला में आपका स्वागत है। सब ठीक ठाक? तो पिछले 6 क्लासों में जो है मैंने पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर किया हुआ है, इसी तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है? जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनको बेस बनाकर मैं वन लाइनर क्वेश्चन बनाया हूँ ताकि पढ़ने में और अपने पूरे सिलेबस की रिवीजन करने में आसानी हो। और आज हम चालू करने जा रहे हैं अपना श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? ये भी कहीं ना कहीं बायोलॉजी के तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसी तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर जो है मैं वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से अपने सिलेबस को रिवीजन और प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट और फैक्ट को जो भी होता है अपने, उसको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो पिछले क्लास में मैं 5-6 क्लासों में रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर किया हूँ। यदि आप अभी तक उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। और इसी तरीके से मैं जिस तरीके से क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप भी अगर नोट्स अगर बना रहे हैं, अपने आप में क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा अपने आप में ये बहुत बड़ा एक बुक हो जाएगा, काफ़ी मोटा बुक हो जाएगा, जो बहुत से किताबों को कवर करेगा। स्पीडी, लुसेंट, ठीक है, एसपीडी, एनसीईआरटी, ये एससीईआरटी, सारी चीज़ों को ये कवर कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है? क्योंकि ये जो मैं अपने कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ों, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ठीक है, अपना 9th-10th जो है, एसपीडी, लुसेंट, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं इन सब चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू जो आते हैं, वो भी रेलवे का, ठीक है, आप बिहार का, दरोगा का, पुलिस का, जो भी होता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो बनते हैं ना, ठीक है, वो यहीं से बनते हैं। हाँ, ये होता है एग्जामिनर जो होता है, वो बोर्ड जो होता है, वो लैंग्वेज को चेंज कर देता है, ठीक है? तो लेकिन चीज़ें यहीं से आती है, ठीक है? तो चलिए आइए, आज का क्लास अपना शुरुआत कर रहे हैं। और यही कहूँगा, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाइए मेरा, ठीक है? क्योंकि इतनी सारी किताबों को पढ़ने के बाद क्वेश्चन लेकर आना काफ़ी एक हार्ड वर्क हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? तो ठीक है, फिर आइए, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और कमेंट्स में आंसर करते जाइए, ठीक है? आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और याद भी होता चला जाएगा, और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारा कितना तैयार है, कितना तैयार नहीं है, ठीक है? आइए, तो देखिए, श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र अपने आप में एक श्वसन तंत्र क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो हम सांसों के द्वारा अंदर अपने लेते हैं और सांसों के द्वारा छोड़ते हैं, ठीक है? तो उसी चीज़ से रिलेटेड हमारा श्वसन तंत्र होता है, ठीक है? नाक होता है, ग्रसनी होता है, लैरिंक्स होता है, फेरिंक्स होता है, ये ब्रोंक्यूल्स, ये सारे हमारे श्वसन तंत्र के पार्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं सब पार्टों से मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो हमारे तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएगा। तो आइए, शानदार मज़ेदार क्लास में आपका स्वागत है और स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो आइए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, O2 ग्रहण करना व CO2 छोड़ना क्या कहलाता है? बताइए, O2 को ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है या सांस लेना कहलाता है? तो O2 को ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना हमारा जो होता है वो श्वसन कहलाता है, ठीक है? और सांस लेना, बताइए यहीं पे सांस लेना क्या क्या कहलाता है? यदि हम सांस लेने की बात करें, ठीक है, सांस लेना हमारा ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है? और श्वसन हमारा रेस्पिरेटरी कहलाता है, ठीक? तो हमारे जो चैप्टर वो मुख्यतः रेस्पिरेटरी से है, न कि ब्रीथिंग से है। सांस लेना ब्रीथिंग कहलाता है। सांस के अंतर हम क्या करते हैं, न कि ओनली O2 या CO2, बल्कि पूरे वायुमंडलीय जो गैस होता है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और अन्य सारे गैस होते हैं, उन सारे गैसों का मिश्रण हम रिसीव करते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है? उसमें से जो हमारे लिए जरूरी होती है, हमारे कोशिकांग उसको यूज कर लेते हैं, और कुछ चीजें जो हमें आवश्यक नहीं होती है, उन चीजों को छोड़ देते हैं, ठीक है? तो सांस लेना के अंतर्गत यह आ जाता है कि हम मिश्रण को, ठीक है, याऊ के मिश्रण को हम रिसीव करते हैं तथा मिश्रण को ही छोड़ते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन आइए, ग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? ग्रहित भोजन, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है, तो वो किसके दौरान, वो क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, ठीक है? वो सांस लेने से मिलती है या श्वसन होने से मिलती है? तो श्वसन के अंतर्गत मेन परिभाषा, अगर श्वसन की बात किया जाए तो मेन परिभाषा हमारा यही होता है, ठीक है? ध्यान से देखिए, मेन परिभाषा यही होता है कि हम क्या है,
ग्रहित भोजन, अपने खाए गए भोजनों से ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो सांस लेना नहीं कहलाता है, ये आपका ग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है, न कि आपका सांस लेना कहलाता है। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन बताइए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया है? तो ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए, श्वसन एक प्रकार का जटिल रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन एक प्रकार का जटिल रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया नहीं है। यहीं यदि भौतिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो ये सांस लेना हमारा जो होता है यह भौतिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, सांस लेना भौतिक अभिक्रिया है, जबकि श्वसन जटिल रासायनिक क्रिया है। ठीक है, रासायनिक क्रिया है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन बताइए, श्वसन में O2 को ग्रहण करने वाला रक्त कण कौन सा होता है? श्वसन के दौरान हमारा जो है O2 को ग्रहण कौन सा करता है? ठीक, O2, क्योंकि रक्त के द्वारा ही हमारे जितने भी आवश्यक गैस तत्व, पोषक तत्व, विटामिन, खनिज जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं रक्त के माध्यम से ही पूरे हमारे कोशिकांग तक जाते हैं, हमारे पूरे अंग तक जाते हैं, पूरे ऊतक तक जाते हैं। शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों तक जो होता है वो सारी चीजें वो कहीं ना कहीं रक्त के माध्यम से ही जाती है। ये जो हम श्वसन पढ़ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं रक्त का ही योगदान होता है, रक्त ही अपने आप में उस चीज का अपने साथ उसका परिवहन करता है। ठीक है, तो बताइए वो श्वसन में जब O2 को ग्रहण करने वाला रक्त कौन सा है? कौन सा ऐसा रक्त कण है जो O2 को रिसीव करता है और उस अपने साथ लेकर पूरे शरीर तक उसको पहुंचाता है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है? तो इसका आंसर होगा आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक बोला जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 6-7 क्वेश्चन आपको हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक जरिया है बस अपने सिलेबस को रिवीजन करने का। ठीक, तो आप ध्यान से पढ़िए और अपना नोट्स भी बनाइए। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी गलत है, प्लेटलेट्स गलत है। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में आखिर श्वसन रेस्पिरेटरी होता कहाँ है? ठीक है, फेफड़े में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या किसी और अंग में होता है? ठीक है, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन वो बना देगा, लेकिन आपको आंसर माइंड में एकदम याद होना चाहिए। तो कंपटीशन के हिसाब से आपको आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन आजकल बढ़ रहा है, तो उसी को देखते हुए हम 2 ऑप्शन रख रहे हैं, हर क्लास में बताते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, तो बताइए मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या फेफड़े में होती है? ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका में होती है। ठीक है, और फेफड़े में क्या होता है? फेफड़े में हमारा सांस लेना और छोड़ना जो होता है, जो ब्रीथिंग होता है, ठीक है, जो सांस लेना होता है, वो सांस लेना छोड़ना वो किसके अंदर आता है? वो फेफड़े के द्वारा होता है। ठीक है, फेफड़ा हमारा श्वसन अंग का भाग है, लेकिन मेन जो ये श्वसन सांस लेना फेफड़े के अंतर्गत आता है। ठीक है, 6 नंबर बात करते हैं, निश्वसन में वायु के मिश्रण में O2 की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, निश्वसन क्या होता है? इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन, जब हम वायु का मिश्रण अंदर लेते हैं, निश्वसन करते हैं, जब ऐसे करते हैं तो उस समय जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है या 21% होती है? तो ध्यान रखिए, इंस्पिरेशन में हमारा 21% होता है। 21%, 21 श्वसन में हम 21% ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम वहीं जब वायुमंडलीय गैसों के मिश्रण को जब हम छोड़ते हैं तो क्या आता है? तो 17% हम छोड़ते हैं। ठीक है, 4% हमारा शरीर कोशिकांग उसको यूज कर लेता है। ठीक है, 4% लगभग, ये ध्यान रखिएगा, लगभग 21 या दशमलव हो सकता है 21, ये 20, 21 आसपास ये लगभग होता है। ठीक है, तो 4% के लगभग ऑक्सीजन हमारा जो ऊतक होता है, कोशिका होता है, वो उसको यूज कर लेता है ऊर्जा बनाने के निर्माण में। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन बताइए, निश्वसन व उच्छ्वसन में N2 नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? अर्थात निश्वसन, इंस्पिरेशन में सांस लेते समय अंदर, निश्वसन में हम कितना नाइट्रोजन लेते हैं और कितना छोड़ते हैं, उसका अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है, अर्थात जितना हम लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, या 1:2 होता है, या फिर निश्वसन मतलब ऐसे मान लीजिए कि 10 लेते हैं तो 5 छोड़ते हैं, 10-20 छोड़ते हैं,
या 20 लेते हैं तो 10 छोड़ते हैं, बताइए। तो निःश्वसन के अंतर्गत यदि नाइट्रोजन का बात किया जाए तो नाइट्रोजन में हम जितना नाइट्रोजन रिसीव करते हैं उतना ही नाइट्रोजन हम त्याग देते हैं। हम नाइट्रोजन का 1% भी अपने उपयोग में नहीं लाते हैं। तो आंसर होगा इसका O2, ठीक है, ये गलत है। और उसका परसेंटेज कितना होता है, या अम्लीय गैस में जो 78% नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है, ठीक है, 78%। तो हम श्वसन के दौरान क्या करते हैं, 78% ही नाइट्रोजन रिसीव करते हैं और 78% ही नाइट्रोजन हम त्याग देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में हम बहुत ईमानदार है, कहते हैं भैया आपको हम जितना लिए हम उतना ही दे दें। हम वायुमंडलीय गैस से किसी प्रकार कोई बेईमानी नहीं करते हैं, ठीक है, जितना लेते हैं उतना ही दे देते हैं। ध्यान रहेगा, समझ में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आइए। वयस्क मानव में प्रति मिनट सांस लेने की दर होती है, वयस्क मानव में सांस प्रति मिनट, 1 मिनट में वयस्क मानव कितनी बार सांस लेता है, ठीक है। तो वयस्क मानव 1 मिनट में 72 बार सांस लेता है या 16 बार सांस लेता है। 72 बार तो दिल की धड़कन है, ठीक है, 16 बार सांस लेता है, ठीक है। 16 से लगभग याद रखिएगा ये, ठीक है, ये लगभग होता है। ये जो डाटा बायोलॉजी में अपने जो डाटा होते हैं वो लगभग ही होते हैं। तो आप यदि 16 याद रखते हैं तो यदि 17 भी आ जाए तो भी आपका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 होता है, ठीक है। एक्चुअली कई बुकों में 16 से 17 दिया हुआ है, ठीक है, 16 से 17 बार दिया हुआ है, तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन एवरेज जो होता है वो आपका 16 बार होता है, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए। श्वसन से उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। जब हम श्वसन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी बात किया हुआ है, ग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। लेकिन जब वही प्रक्रिया, जब वो प्रक्रिया, जब श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जब ऊर्जा निर्माण होता है तो आखिर हमारा शरीर उसको तुरंत उपयोग कर लेता है या हमारे शरीर में कहीं संचय रहता है। यदि वो संचय रहता है तो किस रूप में संचय रहता है, ठीक है, किस रूप में संग्रहित रहता है, एटीपी के रूप में रहता है या पायरुविक अम्ल के रूप में रहता है। तो श्वसन के दौरान जो भी ऊर्जा बनता है वो एटीपी के रूप में संचित रहता है, ठीक है, पायरुविक अम्ल के रूप में संचित नहीं रहता है। अर्थात श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा शरीर में एटीपी के रूप में संग्रहित रहता है, ठीक है, समझ गए। 10 नंबर क्वेश्चन बताइए। केब्स चक्र की प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है। केब्स चक्र की प्रक्रिया शरीर में कहाँ होती है, केंद्रक में होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ध्यान रखिएगा, केब्स चक्र की प्रक्रिया शरीर में केंद्रक में, कोशिका में केंद्रक में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। केब्स चक्र की प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। एक सामान्य सांस में ली गई व छोड़ी गई वायु की मात्रा कितनी होती है। जैसे हम लोग नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं तो नॉर्मल सांस लेने के दौरान कितना गैस, क्या है, कितना वायुमंडलीय गैस का कितना मिश्रण लेते हैं और कितना मिश्रण छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस 500 ml अर्थात आधा लीटर या 1000 ml 1 लीटर। तो याद रखिएगा, सामान्य सांस के दौरान, नॉर्मल सांस के दौरान, अर्थात इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, विश्रामावस्था के दौरान जो है सांस लेते समय और छोड़ते समय, ठीक है, वायु की मात्रा कितनी होती है, तो वो 500 ml होती है, 1000 ml नहीं होती है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। फेफड़े की सुरक्षात्मक झिल्ली क्या कहलाती है। जिस प्रकार हृदय के चारों ओर आवरण था, ठीक है, जो उसको बाहरी आघातों से सुरक्षा करता था, इसी प्रकार जो हमारा फेफड़ा भी है, इसके चारों तरफ एक प्रकार की झिल्ली रहती है। तो उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लूरल झिल्ली बोलते हैं या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो उसको प्लूरल झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली नहीं बोलते हैं, ठीक है। हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं और फेफड़े की झिल्ली को प्लूरल झिल्ली बोलते हैं, ठीक, याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है। श्वसन में CO2 का परिवहन अधिकतम किस रूप में होता है, ठीक है। श्वसन के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन अधिकतर किस रूप में होता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में होता है। तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वो सर्वाधिक जो होता है, मैक्सिमम मात्रा में जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, या ऑप्शन बाइकार्बोनेट आयन भी दे सकता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में भी आंसर हो सकता है, बाइकार्बोनेट के भी रूप में हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मेन चीज क्या है कि बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में नहीं होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी बहुत कम होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन बताइए।
मानव शरीर के ऊतक में O2 की कमी क्या कहलाती है? यदि मानव शरीर के ऊतक में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या है, टैग वर्ड पकड़िए, ऊतक में पूछ रहा है, ठीक है। यदि मानव शरीर के ऊतक में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उस स्थिति में उस स्थिति को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं या हाइपोक्सीमिया बोलते हैं? बताइए। तो मानव शरीर के ऊतक में जब O2 की कमी हो जाएगी तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। मानव शरीर के ऊतक में O2 की कमी को हाइपोक्सिया बोलते हैं। और हाइपोक्सीमिया क्या बोलता है? हाइपोक्सीमिया क्या होता है? आपका रक्त में, हाइपोक्सीमिया क्या होता है? रक्त में, ठीक है, रक्त में O2 की कमी, ठीक है ना। यदि रक्त में O2 की कमी हो जाए तो उसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। यदि मानव शरीर के रक्त में O2 की कमी हो जाए तो उसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। यदि मानव शरीर के ऊतक में O2 की कमी हो जाए तो उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। ग्लूकोज का पारुविक अम्ल में बदलना क्या कहलाता है? ग्लूकोज का पारुविक अम्ल में जब श्वसन की प्रक्रिया कई प्रक्रिया में होती है, आगे क्वेश्चन आएगा समझेंगे हम, ठीक है। तो ग्लूकोज का पारुविक अम्ल में बदलना क्या करे? वो कौन सी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज पारुविक अम्ल में टूटता है, ठीक है। ग्लूकोसिस कहलाता है या ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है? तो उसको ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोलाइसिस नहीं होता है, अर्थात ग्लूकोज का पारुविक अम्ल में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। 16 नंबर बताइए। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऊतक में होती है या कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? शरीर में कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है या ऊतक में होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया शरीर में आपका कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे देख लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है और श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिका चैप्टर भी हम ऐसे ही लेकर आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, कोशिका में भी पूछा जा सकता है, कोशिका वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ आ गया, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव में होती है, ठीक। अब बताइए, फेफड़े की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे कोशिकाएं होती है, ठीक है, या श्वसनिकाएं होते हैं? तो फेफड़े की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो कुपिकाएं होती है, एल्वियोली, जिसको इंग्लिश में एल्वियोली बोलते हैं, और श्वसनिकाय को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो ब्रोंकियोल्स नहीं होते हैं ये, कुपिका एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। तो फेफड़े की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वो कुपिका होती है, ठीक है, एल्वियोली होती है। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए। प्लूरल झिल्ली में द्रव की मात्रा में वृद्धि क्या कहलाता है? प्लूरल झिल्ली जिसमें हमारा फेफड़ा रहता है, ठीक है, जिस आवरण में, जिस थैली में फेफड़ा रहता है उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड भरा रहता है। जिस प्रकार अपना हृदय में कार्डियक लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है, पेरिकार्डियम लिक्विड भरा हुआ था, उसी प्रकार प्लूरल झिल्ली में भी प्लूरल द्रव भरा रहता है। यदि उस द्रव का मात्रा अचानक बढ़ जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? प्लूरिसी कहते हैं या प्लूरल इन्फ्यूजन कहते हैं। तो यदि प्लूरल झिल्ली में द्रव की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन क्या है? प्लूरल झिल्ली में द्रव की मात्रा का बढ़ जाना प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। अच्छा, और ये प्लूरिसी क्या कहलाता है? प्लूरिसी कहलाता है जब प्लूरल झिल्ली में सूजन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम प्लूरिसी कहते हैं। ध्यान रखिए, प्लूरिसी क्या है? प्लूरल झिल्ली में सूजन हो जाना प्लूरिसी कहलाता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए। जीवाणुओं में मुख्यतः किस प्रकार का श्वसन होता है? ऑक्सी श्वसन होता है या अनऑक्सी श्वसन होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि कुछ जीवाणुओं में ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन दोनों श्वसन होते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणुओं में ऑक्सी होता है, कुछ जीवाणुओं में अनऑक्सी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन में जाया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है मुख्यतः किस प्रकार का होता है? तो अधिकतम जो होता है वो अनऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है। यदि सी ऑप्शन, यदि क्वेश्चन ऐसे होता कि जीवाणुओं में किस प्रकार का श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, या एक और ऑप्शन होता
कि या दोनों ऑक्सी या अनऑक्सी, तो हम वहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है जी, और वो मुख्यतः किस प्रकार का श्वसन होता है, तो आप लैंग्वेज को यहाँ से पकड़ सकते हैं। मुख्यतः जो होता है वो अनॉक्सी श्वसन होता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, मानव मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बनने का कारण क्या है? मानव शरीर में, लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, मानव शरीर में लैक्टिक अम्ल बनने का क्या कारण है? ऑक्सी श्वसन या अनॉक्सी श्वसन, अर्थात वाह्य श्वसन या अवाह्य श्वसन। तो हम जब जल्दी जल्दी काम करते हैं, ठीक है, जब हम जल्दी जल्दी काम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में जो पहले से ऊर्जा होती है वो ऊर्जा जल्दी जल्दी खपत में भी आती है, और वो ऊर्जा जल्दी नहीं बन पाता है, तो और ऊर्जा बनने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है वहां पे कौन सा श्वसन होता है? अनॉक्सी श्वसन होता है, ठीक, अवाह्य श्वसन होता है। तो जब जब वहां से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां पे क्या होता है कि अनावश्यक श्वसन होना चालू हो जाता है, और अनावश्यक श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इस वजह से हमारे मांसपेशियों में जब हम जल्दी जल्दी काम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मांसपेशियों में जब हम दौड़ते हैं तो देखिएगा दर्द होता है, तो वो इसी कारण होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल, यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि लैक्टिक अम्ल किस श्वसन में बनता है, अनॉक्सी श्वसन में या अनॉक्सी श्वसन में? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण जो होता है वो अनॉक्सी श्वसन के दौरान होता है, ठीक है। तो आज रहा अपना 20 का 20 क्वेश्चन, और अगले क्लास में फिर ऐसे ही 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट्स में जरूर बताइए, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।